ये पूरा सेशन रिकॉर्ड होगा और रिकॉर्डिंग आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। आप लोगों का नंबर अगर मेरे पास है, मैं लास्ट में नंबर देता हूं, तो उसमें आप डाल दोगे तो रिकॉर्डिंग में मिल जाएगी। सेकंड थिंग, ये सोशल मीडिया पे सबके लिए अवेलेबल रहेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गिने चुनों के लिए, सबके लिए अवेलेबल रहेगा। एक छोटा सा डेमो सेशन है जहां पे शॉर्ट में एस्ट्रोलॉजी क्या है, उसके अंदर से कैसे इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं, कैसे बेसिक वे से कैसे हम लोग कर सकते हैं, उसके ऊपर का ये छोटा सा एक डेमो सेशन जैसा रखा हुआ है। आप लोग जो भी डाउट, आप मुझे सेशन के दरमियान, मेरा सेशन खत्म हो जाएगा हर एक स्लाइड के बाद का, उसके बीच में और अंत में भी आप आपके सारे डाउट्स पूछ सकते हो। उसके पहले मैं आपको क्वेश्चंस पूछूंगा, तो वो क्वेश्चंस के आप बीच बीच में जवाब देते रहो। क्लियर? ओके सर। विनोद भाई क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। सीसी टेरन एस्ट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट, मैं पिछले 20 साल से पढ़ा रहा हूं। 10 साल से एस्ट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट को रजिस्टर्ड किया, एआईएसओ रजिस्टर्ड है, और सारे कोर्सेज हम कंडक्ट करते हैं। एस्ट्रोलॉजी फंडामेंटल एंड एडवांस्ड कोर्स, प्रोफेशनल टैरो रीडिंग कोर्स, एस्ट्रो वास्तु, साइंटिफिक वास्तु, सीसी वैदिक न्यूमरोलॉजी। सीसी वैदिक न्यूमरोलॉजी इसके लिए पूरे इंडिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर एकमात्र हूं जो साइकिल ऑफ लाइफ के बेस पे नंबर का यूज किया हुआ है। निमित्त शास्त्र, जो भारत का सबसे प्राचीन शास्त्र है, एस्ट्रोलॉजी जितना ही प्राचीन ये भी है, और भूल चुके हैं हम, और आज की तारीख में हम इसको वहम की तरह ले रहे हैं कि भाई सुपरस्टिशियस करके ले रहे हैं। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी है, और हर एक कोर्स की नोट्स हम लोग देते हैं, और सारे कोर्स आईएसओ सर्टिफाइड है, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी छोड़ के। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के अंदर सर्टिफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो फाइनेंशियल के लिए बीएससी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जो बीएससी ने अभी तक एस्ट्रोलॉजी को रजिस्टर्ड नहीं किया है। क्लियर? ओके सर। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में आप लोग को शेयर मार्केट में कैसे प्लस, कभी मार्केट ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, कौन से शेयर में इन्वेस्ट करने जैसा है, वो सारी जानकारी पूरा कोर्स में है। वो 2 लेवल में कोर्स रहता है वैसे। जैसे जैसे कि आप सभी जानते हो कि जनवरी से हम कोर्स लेके आ रहे हैं एस्ट्रोलॉजी का। आप में से सभी ज्यादातर लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वाकई मिले रहेंगे हम लोग। तो कोर्स के अंदर ये फंडामेंटल कोर्स है, तो सबको एक डाउट क्या रहता है कि ये फंडामेंटल में हम इंटरप्रिटेशन कर पाएंगे क्या? इसके बाद और कितने लेवल जाने पड़ेंगे, कितने लेवल करने पड़ेंगे? ये फंडामेंटल का, ये जो अपना कोर्स है फंडामेंटल का, जिसके अंदर एस्ट्रोलॉजी अगर आप सबने देखी रहेगी, तो एस्ट्रोलॉजी के अंदर हाउसेस होते हैं, 12 हाउसेस हम देखते हैं। बारह हाउसेस, 12 राशि, ग्रह और दशा। भारत दुनिया के अंदर ये एकमात्र ऐसा एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा टूल है जिससे आप बीमारी से लेके मार्केट में क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, कब युद्ध हो सकता है, कब सुलह हो जाएगा, कब शादी हो सकती है, इतनी सारी प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटीज आप देख सकते हो। अपना ये पूरा जो कोर्स है ये पूरा फंडामेंटल है। ये फंडामेंटल एक बार आपको ध्यान में आ गया, तो उसके बाद आप एस्ट्रोलॉजी के जितने भी ब्रांचेस है उसके अंदर आप 100% प्रेडिक्शन कर सकोगे। हर एक ब्रांचेस के लिए ये फंडामेंटल कोर्स का जरूर है। ये जो कोर्स है अपना, वो पराशर ऋषि के बृहद पराशर होरा शास्त्र के बेस पे है पूरा कुछ। इसके अंदर मैंने एक किताब है, नाम भूल, अभी नाम जान नहीं आ रहा है वो। लाल किताब? नहीं 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 नहीं, नहीं लाल किताब नहीं, लाल किताब नहीं। ओके। मन सागरी, मन सागरी करके एक किताब है, वो है पराशर ऋषि के, पराशरी है,
और वर्मीर की जो किताब है उनमें से सब डिराइव किया हुआ है, और थोड़ा बहुत कुछ कल्याण और की किताबें हैं। तो बेस जो है वो मेन पराशरी है। पराशर ऋषि ने जो बेस दिए थे वो बेस के ऊपर है, जहां पे हाउसेस, प्लैनेट, राशि, सबके बारे में विगतवार उसके अंदर दिया है, और हर एक व्यक्ति का जन्म क्यों हुआ है उसकी जो डिटेलिंग कहीं मिलती है तो पराशरी में। तो उसके अंदर के फंडामेंटल्स जो है वो ही पूरे कोर्स के दरमियान चलेंगे। क्लियर? आप लोगों को एस्ट्रोलॉजी की दूसरी ब्रांचेस पता रहेगी, केपी आती है, आप जैसे बताया लाल किताब आती है। लाल किताब जो है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी ही है, ये सारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी है। केपी हो गया, फिर नाड़ी। नाड़ी, नाड़ी शास्त्र हो गया, वो सारे वैदिक के कल्चर है। नाड़ी भी अगर आप कर रहे हो, केपी भी कर रहे हो, तो केपी साहब ने तो इनफैक्ट अपने बुक के अंदर मेंशन किया हुआ है कि पराशरी के बगैर आप नहीं कर सकते हो केपी भी। पराशरी का, पराशरी बाकी सबसे कहां पे ज्यादा हटके हो जाता है कि इन्होंने हाउसेस पे ज्यादा फोकस किया हुआ है। क्लियर? ओके। हम जब कुंडली बनाते हैं या कुंडली दिखाते हैं, अगर आप में से किसी ने पढ़ा रहेगा, क्षितिज आपने किया हुआ है पहले कोर्स कोई? नहीं सर, नहीं। नहीं। अच्छा, मैं इसके लिए पूछ रहा हूं, अगर आपने कोर्स किया रहेगा ना तो मैं आपको वो कोर्स के रिलेटेड भी थोड़ा कुछ जानकारी दे सकूं। नो सर, इट इज माई फर्स्ट टाइम। पहली बार। तो हम जब किसी को कुंडली बताते हैं, हम जब कुंडली बताने जाते हैं तो कुछ इस प्रकार से 12 भाव दिखते हैं हमको। भारतीय ज्योतिष के अंदर 3 प्रकार से कुंडलियां बनती है। एक दक्षिण भारतीय, एक पूर्व भारतीय और एक उत्तर भारतीय। ये जो सिस्टम है ये उत्तर भारतीय सिस्टम की कुंडली है। डिटेल के अंदर कौन सी कुंडली कैसी रहती है वो कोर्स के अंदर इंक्लूड करते हैं। इसके अंदर सिर्फ एक समझाने के लिए कि कैसे इंटरप्रिटेशन होता है। कुंडली के अंदर देखेंगे तो ये 12 हाउसेस है। हर एक हाउस को काउंट करें हम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अष्टम, 9, 10, 11 और 12। पहले तो 12 राशि और 12 भाव दोनों में साम्यता है। दोनों ही मोटा मोटी सेम सब कुछ बताते हैं। राशि का अपना तत्व आ जाता है, भाव का तत्व सेम रहता है। ठीक है, ये जो फर्स्ट भाव जहां पे प्रथम दिया है, प्रथम का मीनिंग फर्स्ट हो गया, उसको लग्न कहते हैं। लग्न इसके लिए कहते हैं ये ईस्ट डायरेक्शन है। तो जन्म के समय में उदित होने वाली राशि पूर्व क्षितिज पे, क्षितिज आपका नाम आ रहा है, पूर्व क्षितिज पे जो राशि उदित होती है, जब पूर्व क्षितिज पे हमको सबसे पहले क्या सूर्य दिखता है? अर्ली मॉर्निंग हॉरिजॉन पे हमको पहले सन दिखता है। तो फर्स्ट राशि एट द राइजिंग टाइम ऑफ सन जो साइन के साथ राइज होता है वो यहां पे लग्न में आ जाती है, उसको लग्न कहते हैं। फर्स्ट हाउस। ये 12 भाव को जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है वो अपने भाव के हिसाब से, भाव यानी इमोशंस, 5% लगते हैं। राइट। सबसे पहला इमोशन खुद का, बॉडीली, है ना। बच्चा पैदा होता है, फर्स्ट हाउस, तो उसका क्या है? बॉडी का। पैदा होते ही दूसरा चीज क्या करता है लड़का? खाता है, धन भाव। द्वितीय भाव धन और कुटुंब।
यहां पे शॉर्टकट में दिया गया, हर एक हाउस में से बहुत कुछ देखा जा सकता है, लेकिन यहां पे शॉर्टकट में, और ये समझाने की प्रयत्न कर रहा हूं कि ये 12 भाव के कोशिश कर रहा हूं कि आपको 12 भाव के अंदर क्यों ये सेकंड हाउस दिया गया है, सेकंड हाउस से हम लोग क्यों ये देखते हैं, तो इसके पीछे का इमोशंस क्या है कि सेकंड हाउस से ही क्यों ये देखते हैं। तो कोई बच्चा पैदा होगा, सबसे पहले बॉडी फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस खाना, धन, हम जिसको धन कहते हैं वो वर्ड जो एक्सट्रैक्ट हुआ है धान्य से। खाना खाने के बाद क्या हो गया, मस्ती होती है, थर्ड हाउस पराक्रम, प्लानिंग, पराक्रम करने के बाद, किसी की मस्ती करने के बाद सबसे क्या होता है, सुख की अनुभूति, सेकंड हाउस, सॉरी फोर्थ हाउस, सुख, व्यक्ति को आराम मिल गया जीवन में। उसके बाद क्या होता है, पंचम भाव, पंचम भाव को पूर्व पुण्य भाव भी कहा गया है, गुड डीड्स ऑफ पास्ट लाइफ। जब सुख मिलता है तो हम सोचते हैं ना कि यार कुछ तो अच्छा किया था पूर्व जन्म में जो अभी सुख पा रहे हैं, राइट। अब ज्यादा सुख तो पचेगा नहीं, तो षष्ठम शत्रु भाव है ना, कहते हैं ना आज के जमाने में दुख बांटने के लिए लाखों लोग हैं, लेकिन सुख बांटने के लिए कोई नहीं है, कोई ऐसा नहीं है व्यक्ति हमारे जीवन में जो हमारे खुशी में खुश होता है, कहते हैं ना। तो षष्ठम भाव, अब यहां पे शत्रुता मिटा के किसी ना किसी को साथ में लेना, तो कलत्र, हमारी दोस्ती भी तो उसी से होती है जिससे झगड़े हुए थे, है ना। मैक्सिमम लोग देख लो, किसी ना किसी बहाने से कोई झगड़ा हो गया, कहीं पे टाइप हो गया, तो सप्तम भाव, राइट। तो यहां पे पार्टनर, मैरिज, शादी, वाइफ, स्पाउस कैसा रहेगा, सिर्फ वाइफ नहीं यार, एक बहुत गलत आदत हो गई हम सबकी, वाइफ वाइफ बोले, वाइफ नहीं भाई, वाइफ को भी हस्बैंड मिलता है, तो यहां पे स्पाउस का हाउस हो गया, ठीक है। अब शादी होने के बाद एक फियर सा आ जाता है, आगे लाइफ कैसी रहेगी, तो मृत्यु भाव, ये मृत्यु से ज्यादा आयु का भाव है, अष्टम भाव आयु का भाव है, आयु यानी एज, आयुष्य कितना रहेगा उसके रिलेटेड यहां से जानकारी लेते हैं, और ये हाउस ऑफ फियर कहलाता है, ठीक है। अभी तक हमको दो नेगेटिव हाउस मिले हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। फिर नाइन्थ हाउस, नवम, नौवा भाव भाग्य धर्म, नवम भाव भाग्य और धर्म। मृत्यु से बचने के लिए हम भगवान का नाम लेते हैं, और हमारी पूरी जर्नी क्या है, तो भाग्य है ना। हम जब क्या कहते हैं कि भाई कुछ भी नहीं हुआ, जो भाग्य में है वो तो होना ही है, तो भाग्य भाव नौवा, और धर्म, धर्म यहां पे रिलीजियस से ज्यादा ड्यूटीज को ज्यादा माना गया है। भारतीय ज्योतिषी एक ऐसा ज्योतिष है जिसने कहा गया है कि धर्म यानी जो ड्यूटी आपको दी गई है वो ड्यूटी को आप फॉलो करोगे कि नहीं, ये नाइन्थ हाउस। धर्म से कुछ पेट भरता नहीं है, तो हमको कुछ ना कुछ कर्म करने हैं, और कर्म के आदि नहीं हम आते हैं, भारतीय ज्योतिष कहता है। तो दसम भाव कर्म, आप कैसे काम करोगे, आपके काम करने की पद्धति क्या रहेगी, वो सारा 10th हाउस बताता है। और जब हम काम करते हैं, और जब हम काम करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ तो लाभ होना चाहिए, तो 11वां भाव लाभ, यहां हर एक कार्य के बाद के इमोशंस है। अगर आप पूरा साइकिल अगर अभी तक समझे रहोगे, हर एक कार्य के बाद इमोशंस है, हर एक कार्य के लिए इमोशंस है, राइट। अब फायदा हुआ तो नुकसान भी हो सकता है, तो उसके बाद क्या है, व्यय भाव 12वां, व्यय का अर्थ हो गया जाना, द्वादश भाव कहते हैं 12th हाउस,
लॉसेस, हाउस ऑफ लॉसेस। ये हाउस को अशन, शयन, भोग और मोक्ष भी कहते हैं कि जो गेन्स हुआ है या उसकी मजा करेंगे या वो गेन्स को छोड़ देंगे। राइट, या वो जाएगा या रहेगा हमारे पास। तो ये 12 हाउसेस है। अब यहां पे हमको तीसरा हाउस मिला जो नेगेटिव है। अब लोग चाहिए तो इसका फोटो मैं आपको बताता हूं, तभी देख लेना, फोटो भी खींच लेना, क्योंकि आगे लेक्चर में और इसके अंदर हम समझेंगे। विनोद जी कुछ डाउट? क्षितिजा, ईस्टर, अभी तक कुछ डाउट? नो सर। क्लियर, यानी एकदम सिंपल था। क्षितिजा, नो सर, नो डाउट, सिंपल था। है ना? अब थैंक यू वेरी मच। अभी इसके अंदर अगर आप देखोगे ना कि जब हम कुंडली का ये, अब हमारे जो लाइफ के इवेंट्स है, क्वेश्चंस है, वो यही है। कितना सिंपल हो गया। और जब भी इनका टाइम आएगा, वो टाइम पे हमको मिलेगा, वो दशा बताता है। जब दशा के लेक्चर के चैप्टर के अंदर आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कैसे वो काम करता है, छोटा मोटा। लेकिन ये मोटा मोटी हो गया। ये 12 भाव, ये 12 भाव और कुछ नहीं है, आकाश का फोटो रहता है। कुंडली यानी क्या? अपने जन्म समय में पृथ्वी से लिया हुआ आकाश की फोटो यानी कुंडली, और वो आकाश को 12 भाग में विभाजित किया है। क्लियर, सिंपल। यस। कुछ डाउट आपको विनोद भाई? नहीं नहीं, बराबर है। आप क्लियर मालूम पड़ रहा है, सरल सरल लैंग्वेज में बता रहे हो, आप समझा रहे हो। अब यहां पे ना मैं आपको मार्किंग दे रहा हूं, रेड, 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 साइज को नहीं समझना, बाकी सारी चीजें देखेंगे। सॉरी सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक मिस्टेक मिस्टेक। सर इनकी सबकी फोटो मिलेगी बाद में? आप फोटो खींच लीजिए, अभी मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। सर 12th हाउस को मार्क नहीं किया आपने? 12th हाउस को किया ना, रेड कलर के मार्क से। सॉरी, सेकंड को। सेकंड हाउस न्यूट्रल हाउस है। ओके 12th हाउस को भी न्यूट्रल कहते हैं, लेकिन सेकंड इज प्योरली न्यूट्रल। ओके ओके। इसके लिए उसको कोई मार्किंग नहीं किया। यहां पे जो ब्लू मार्किंग किया है ना, हाईएस्ट पॉजिटिव हाउस, जो थर्ड हाउस को जो ग्रीनिश ग्रेइश किया है, वो थोड़ा पॉजिटिव है, 50% पॉजिटिव, 50% नेगेटिव। ठीक है, अब 50% पॉजिटिव 50% नेगेटिव, हम जो भी प्लान करेंगे, जो भी पराक्रम करेंगे, वो कभी फेल भी हो सकते हैं ना। राइट, तो 50% जैसा इसके अंदर है। फिर ये जो चतुर्थ, सप्तम, द्वादश, सॉरी दशम,
ये 3 भाव जो है इसको मैंने पिंकिश कलर, बेबी पिंक कलर जैसा किया है। ये जो है ना, ये मीठे मीठे भाव है कि ये अपने साथ लाइफ में ये होना ही होना है। ये पॉजिटिव ज्यादा रहते हैं, नेगेटिव रहते हैं, लेकिन कम नेगेटिव रहते हैं। यहां पे डिस्टर्बेंस नहीं चलता है। यानी कैसा है कि सुख भाव में आपका जो कंफर्ट जोन है उसमें कुछ भी 19-20 हुआ तो गए, डेलिकेट हाउस हो गए, और ये फिक्स्ड है। ये तो चीज चाहिए ही चाहिए जीवन में। जीवन साथी चाहिए, जीवन में घर चाहिए, जीवन में गाड़ी चाहिए। फोर्थ हाउस सुख हमको किससे मिलता है? माता, गाड़ी, मकान, ये फोर्थ हाउस। दूसरा सुख हमको सामने साथ वाला पार्टनर, उससे। और तीसरा कर्म। हम कोई भी काम करें तो जॉब सेटिस्फेक्शन हम बोलते हैं ना, हर बार एक वर्ड यूज करते हैं, जॉब सेटिस्फेक्शन। और कर्म, कर्म तो हमको करने ही करने हैं। तो ये बेबी पिंक मैंने कलर दिए हैं। और रेड कलर, रेड कलर जो है वो बाई हाउस हुए तो बुरा है। क्लियर? ब्लू कलर जो मार्किंग की है वो प्योरली पॉजिटिव हाउस है, वहां पे नेगेटिविटी मिलना कम है, क्योंकि यहां पे शास्त्र ही कहता है कि जो बिल्टअप है आपका वो पूर्व पुण्य है। आज मेरे पूर्व पुण्य है कि आप लोगों से मिलना हुआ, तो पूर्व में कुछ पुण्य किया है ना मैंने, हाँ। राइट? और मेरे भाग्य है आपके साथ में, तभी मेरा भाग्य खिला, तभी आपसे मिला हूं। 9th हाउस, कुछ ना कुछ तो अच्छा धर्म का काम है। यस यस। तो आदमी कभी कोई भी कार्य सोच समझ के गलत नहीं करता है, वो धर्म। और जो नित्य रहते हैं, जो कर्म है अपने नित्य नित्य जो हम करते हैं, वो धर्म हो जाते हैं। सिंपल। सिंपल। तो जब जब ये रेड मार्किंग वाले की दशा चलेगी, तब तक जीवन में प्रॉब्लम और प्रॉब्लम ही है, राइट? ओके। दिख रहा है? हाँ हाँ। सर। नमस्ते श्वेता। नमस्ते सर। नमस्ते प्रियंका। सॉरी, तो लेक्चर चल रहा था, ध्यान नहीं गया। तो 12 राशि, राशि का मीनिंग क्या? कोई बताएगा? प्रियंका, क्षितिजा, विरोध भाई। मतलब है ना, यूनिवर्स में जो कैसे रहता है कि राशि के लिए समझ लीजिए ना, ये मैप है। ये मैप के हिसाब से जो जो एरियाज है उस हिसाब से राशि को डिवाइड किए गए हैं 360 डिवाइड के सर्कल में। परफेक्ट है। लेकिन ये जो प्रियंका, कोई भी चीज है ना, उसका लिटरली मीनिंग, राशि का मीनिंग होता है अमाउंट, सम। 2 + 2 4, तो 4 इज द सम ऑफ 2 + 2। 4 कैन बी सम ऑफ 1 + 3, बट 4 इज द टोटल। तो राशि का मीनिंग होता है सम, सम ऑफ नक्षत्र, टोटल ऑफ नक्षत्र। 2.25 नक्षत्र मिलके एक राशि होती है, इसके लिए इसको राशि कहा गया है। 12 राशियां, इसको सेकंड मीनिंग जो होता है, ये रस, राशि का दूसरा मीनिंग जो होता है वो रस होता है। रश्मि, जो रेस निकलती है ना, वो भी राशियां कहलाती है। तो आकाशगंगा के अंदर जब हमने पृथ्वी के 12 भाग किए, उसके बाद आकाशगंगा के पास ऑलरेडी अपने 12 हिस्से हैं। वो 12 हिस्से वो नक्षत्र को मिला के, नक्षत्र को जोड़ के 12 भाग में विभाजित किए हैं। 27 नक्षत्र को मिला के फिर जो राशियां बनी है उसे राशि कहते हैं। इन 12 राशियों को नाम के साथ में एक अंक दिया गया है, और
कुछ अक्षर भारतीय ज्योतिष ने इनको अक्षर से भी जोड़ा है, जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में नहीं मिलेगा आपको। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में वर्ड का और राशियों का नहीं है, जब भारतीय ज्योतिष के अंदर आप हर एक नाम के पीछे का अक्षर देख सकते हो, सॉरी, हर एक राशि के साथ में अक्षर जुड़े हुए दिखे जाएंगे। एक अंक भी जोड़ा गया है, यानी मेष राशि यानी 1 नंबर एरिस साइन, अलई अलई, जय 2 नंबर वृषभ राशि, टॉरस साइन, फिक्स। और ये साइन को, इन साइन का एक नेचर भी है और एलिमेंट भी है, नेचर भी है और एलिमेंट भी है। तो हर एक व्यक्ति अपने नेचर और एलिमेंट के बेस पे काम करता है, वही नेचर और एलिमेंट हमको यहां से आता है। इन राशियों को चलाने के लिए ये राशियों के ऊपर एक स्वामी दिया गया है कि इसके ऊपर तुमको देखना है, वो ग्रह दिए गए हैं। यानी मेष राशि का स्वामी मंगल है, वृषभ का शुक्र है, मिथुन राशि का बुध है, कर्क राशि का चंद्र है, सिंह राशि का, फिर सिंह राशि आती है 5 नंबर पे, स्वामी सूर्य हो जाता है। इसी प्रकार सारी राशियों को नाम दिए गए हैं। हर एक राशि के नाम के साथ में एक चिन्ह है, उसका सिंबल दिया गया है, उस सिंबल के बेस पे उसकी प्रॉपर्टियां देखी जाती है। यानी ये सिंबल्स हमको आकाश के अंदर भी दिखते हैं। यानी मेष राशि का जो सिंबल है वो शिप है, शिप का शेप आपको दिखता है, इसके लिए उसको मेष राशि कहते हैं। मेष राशि की शुरुआत, मेष राशि यानी एक ऐसा पॉइंट है भारतीय यानी पूरे विश्व के ज्योतिष के अंदर जहां पे 0 होता है, जहां पे पृथ्वी और आकाशगंगा का एक कॉमन पॉइंट होता है जो मैच होता है। इसके लिए मेष राशि सबसे पहले राशि है। जैसे क्रिश्चियन, अगर आप क्रिश्चियनिटी फॉलो कर रहे हो तो ईस्टर अप्रैल और मई में ही मार्च अप्रैल में ही आता है, राइट। और भारतीय संस्कृति में उस समय में चैत्र फर्स्ट भारतीय नववर्ष आता है, जिसको हम चैत्र महीना कहते हैं, राइट। रिकॉर्ड है विनोद भाई, क्षितिजा, हाँ जी हाँ ईस्टर, यस सर। क्रिश्चियन न्यू ईयर, और यहां पे अपना भी, यानी एक 0 पॉइंट है, इसके लिए मेष राशि को पहले कहा गया। क्लियर? Clear. ये राशियां हैं जो कुंडली में आने के बाद में पूरा एक मैप बनाती है कि व्यक्ति के जीवन में क्या हो सकता है। फिर ग्रह, ओवरऑल 12 ग्रह हैं, लेकिन भारतीय ज्योतिष ने 12 ग्रह को लिया है। लेकिन जब फल कथन होते हैं, जातीय ज्योतिष, जातक का ज्योतिष हम जो पढ़ेंगे वो जातक करेंगे, और मुंडन ज्योतिष जहां पे वर्ल्डली अफेयर्स देखते हैं कि कौन सी कंट्री में क्या होगा, क्या नहीं होगा, एनवायरमेंट, क्लाइमेट क्या रहेगा, उसके लिए जब देखते हैं उसको मुंडन एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। तो वहां पे 12 ग्रह लिए गए हैं, और जब जातक ज्योतिष करते हैं, फल कथन का ये ज्योतिष है, उसके अंदर 9 ग्रह को लेते हैं, जिसके अंदर 7 ग्रह है और 2 छाया ग्रह, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, सूर्य, राहु, केतु। सूर्य से एकदम समीप में बुध के बाद शुक्र के बाद पृथ्वी के बाद मंगल के बाद गुरु, और गुरु के बाद आउटर प्लैनेट, यानी मंगल, गुरु और शनि 3 आउटर प्लैनेट, और पृथ्वी के अंदर 3 प्लैनेट। हर एक ग्रह के अपने अपने तत्व भी होते हैं। जैसे सूर्य आग, अग्नि, और हमारा ईगो सूर्य,
पूरी पृथ्वी का निर्माण सूर्य से हुआ है, वो तो आप बात मानोगे। एक ना Yes, आपको sir. बस राज की बात बताता हूं। जो शून्य है, शून्य आप सब लोग को पता रहेगा, शून्य भारतीय ज्योतिष में से आया है और उसकी कैलकुलेशन भी शून्य के जीरो, शून्य यानी जीरो के कैलकुलेशन भारतीय ज्योतिष ने दिए हैं और वो कैलकुलेशन आने के राज के अंदर भी सूर्य का भाग है। यानी क्या है कि अपने संस्कृति में, अपने पुराणों में लिखा हुआ है कि व्यक्ति की जो यात्रा है जीरो से हीरो की, यानी शून्य से सर्जन की यात्रा है। तो वहां से शून्य वर्ड आया जो हमने पूरी दुनिया को दिया। अब ये शून्य को काटो मरोड़ो तो भी शून्य रहता है। वो हमको कहां से मिला? तो सूर्य से, क्योंकि जब सूर्य में से ब्लास्ट हुआ तो बाकी के सारे प्लानेट हुए, तो सूर्य जो शून्य है उसमें से उत्पन्न हुआ वो भी सारे शून्य है। सिंबॉलिक टैली हो रहा है, हर एक के शेप शून्य शून्य जीरो जीरो। वहां से ये सूर्य की बात करते करते चलते चलते ये बात याद आई, मतलब चलो आप लोगों के साथ साझा कर दो। हर एक चीज का मैंने बहुत ही गहराइयों से और सरलता से कैसे कर सकूं उसके पीछे मेरा हर बार फोकस रहा है। तो ये सूर्य, सूर्य के बाद चंद्र, सॉरी बुध, बुध जो है वो प्रिंस का आ गया है, यानी बचपना करना, लिखना, बुद्ध बुद्धि का कारक, कमिटमेंट, आपकी सिग्नेचर है ना, बुद्ध बताता है। इनमेच्योरिटी, बचपना, वो सारा बुद्ध में आता है। तो शुक्र में क्या आता है? तो शुक्र स्त्री का कारक है। आप सबको जान के ताज्जुब होगा कि पृथ्वी सबसे सही जो ग्रह चलता है वो शुक्र चलता है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, पता है आप लोगों को? रोटेट जब करती है पृथ्वी तो पश्चिम से पूर्व की तरफ इसकी गति होती है। शुक्र एक ग्रह है जो पूर्व से पश्चिम की तरफ चलता है। तो एक ही सीधा ग्रह है शुक्र, बाकी सारे टेढ़े हैं, कुरकुरे हैं, बाकी बोले टेढ़े हैं तो मेरे हैं, वैसा है। तो शुक्र स्त्री का कारक है, पावरफुल ग्रह है, और शुक्र सुख का कारक है, लग्जरी का कारक नहीं। लग्जरी सूर्य, जिसका सूर्य अच्छा रहेगा उसके बाद लग्जरी रहेगी, और जो सेटिस्फेक्शन है वो शुक्र है, और स्त्री है शुक्र है। फिर आता है पृथ्वी। आकाशगंगा में जब हम फोटो लेते हैं तो पृथ्वी को रिप्रेजेंट चंद्र करता है। तो पृथ्वी तो अभी पृथ्वी से ले रहे हैं तो पृथ्वी का तो फोटो आएगा ही नहीं, तो वो चंद्र हो गया। तो चंद्र रिप्रेजेंट करेगा पृथ्वी को, और पृथ्वी को सबसे ज्यादा कंट्रोल करने वाला जो प्लैनेट है वो चंद्र है। चंद्र इमोशंस हो गया, चंद्र सुख हो गया, डीप जो एकदम सुख बोलेंगे वो। शुक्र सेटिस्फेक्शन है और चंद्र सुख है। राइट? ये डिफरेंस है दोनों में। दोनों ही फीमेल प्लैनेट्स है, दोनों ही वाटरली कंट्रोल करते हैं, लेकिन चंद्र वाटर इमोशंस को कंट्रोल करता है। चंद्र माता का कारक हो गया, चंद्र खाने का कारक हो गया, चंद्र अपना बचपना हो गया, यानी जिस किसी की कुंडली में चंद्र खराब है तो उसका बचपना कहीं ना कहीं खराब गया हुआ रहेगा। चंद्र मन का कारक हो गया, सूर्य आत्मा है, चंद्र मन है। आत्मा, मन और देह, मंगल, मंगल को पूजा कहा गया है। मास, पृथ्वी से सेकंड नजदीक में जो आता है मंगल। लाल कलर का एक ग्रह है, पृथ्वी से करीब है, पृथ्वी जितना ही आकार में और विचार में है, थोड़ा एग्रेसिव, पृथ्वी से करीब है तो हमको थोड़ा एग्रेसिव लगता है। डिसिप्लिन में मानने वाला ग्रह है। वैदिक ज्योतिष में इसको देह कारक कहा गया है, देह यानी बॉडी। फिर गुरु,
देह आने के बाद जीव आना चाहिए। तो गुरु, गुरु जो हमारे जीवन में जीव देता है, गुरु जो ज्ञान का कारक है। जिस किसी की कुंडली में गुरु अच्छा रहेगा, उसको पहचानने का है ना एक सरल सा तरीका है। हर एक ग्रह को पहचानने का ना एक सरल सा तरीका है। किसी का सूर्य अच्छा रहेगा ना तो उसके बाल कम रहेंगे, बाल आपको उसको कम दिखेगा, टाल बहुत चमकेगी। मंगल अच्छा रहेगा ना तो पतला सा डिसिप्लिन बॉडी दिखेगा। बुध अच्छा रहेगा ना तो एकदम गंभीर चेहरा रहेगा, उसकी नर्वस सिस्टम दिखेगी। चंद्र अच्छा रहेगा ना, पूनम के जो बॉन्ड रहते हैं तो थोड़ा फेडेड दिखेगा, फेस ब्यूटीफुल रहेगा, फेडेड दिखेगा। और शुक्र किसका अच्छा रहेगा, वीनस अगर किसी का अच्छा है तो उसकी ड्रेसिंग सेंस आपको बहुत अच्छी मिलेगी। तो कुछ भी पहनेंगे तो ड्रेसिंग उसकी अच्छी मिलेगी। शुक्र ड्रेसिंग अच्छी, फिनिशिंग वाली, इस्त्री टाइट कपड़े और दवाई का ज्ञान। और गुरु किसका अच्छा रहेगा तो उसका पेट बाहर रहेगा। गुरु को जीव कारक कहा गया। गुरु को जीव कारक कहने के पीछे का तात्पर्य क्या है कि पृथ्वी के आकाशगंगा में से जब भी वो रहते हैं ना, एस्ट्रॉइड्स कहते हैं कि क्या बोलते हैं हम लोग, एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं, जो पत्थर वगैरह गिरते रहते हैं ना, जो तारे खलते रहते हैं। हाँ, जो तारे गिरते रहते हैं वो पृथ्वी को नहीं लगे तो उससे बचने के लिए गुरु है, उससे बचाने के लिए हमको गुरु मिलता है। इसके लिए गुरु को गुरु तत्व आकर्षण जो है ना, वर्ड भी यहीं से डिराइव किया है। तो गुरु तत्व आकर्षण यानी हमारे पास जो भी बुराई आएगी तो वो खींच क्या लेगा, गुरु। और हमारी फिलोसॉफी भी क्या कहती है, ज्ञान से बड़ा कोई गुण नहीं है ना। अगर ज्ञान है तो सब चीज से हम लोग जीत लेंगे। तो गुरु वर्ड जो है डिराइव वहां से। और गुरु को इतना मानने के पीछे का रीजन यह है कि जो भी एस्ट्रॉइड वगैरह जो पृथ्वी पे आते हैं उसको खींच के ले जाके आना ग्रह है तो वो है गुरु। और इन सभी से दूर शनि, ऑब्जर्व, पृथ्वी से काफी दूर, यानी पृथ्वी के एक छोर पे खड़े रह जाएंगे तो एक छोर पे सूर्य दिखेगा, उसके अपोजिट छोर पे आपको शनि दिखेगा। शनि जिसका अर्थ होता है ठंडा, ठंडी है तो क्या हो गया, मंदी है। तो शनि जिस किसी की कुंडली के अंदर अच्छा रहेगा तो स्लो मूवमेंट रहेगा। और पृथ्वी से दूर होने की वजह से जितने हम दूर रहेंगे उतना हम अच्छा ऑब्जर्व कर सकेंगे, वो तो बात मानोगे। है ना। तो जितना दूर है तो शनि क्या है, दूर से ऑब्जर्व करते रहता है सब चीज। इसके लिए कर्म का कारक है। कर्म करने के पहले कर्म का कारक यानी हम जो काम करने का हमारा तरीका है ना, वो शनि रिप्रेजेंट करता है। राइट। हमारे अब देखो पूरा बॉडी अगर आप समझ लो तो सूर्य हमारी आत्मा का कारक हो गया, सूर्य हमारे ईगो का कारक हो गया। तो आपका सूर्य जो महीने में आप बॉर्न हुए हो तो वो आपका सूर्य बताएगा कि आपके अंदर ईगो कैसा है। ये सूर्य इम्यूनिटी का भी कारक है। सूर्य अगर आप मान लीजिए नवंबर टू दिसंबर, नवंबर 15 से लेकर दिसंबर 15 में बीच में बॉर्न है तो उनका इम्यूनिटी लो रहता है। मार्च 15 से लेकर अप्रैल 15 के बीच में जो बॉर्न हुए रहेंगे उनकी भी इम्यूनिटी लो होती है। और जुलाई से लेकर अगस्त 15, जुलाई 15 से लेकर अगस्त 15 के बीच में जो बॉर्न रहेंगे उनकी भी इम्यूनिटी आपको लो दिखेगी। आप लोग ये ऑब्जर्व कर लेना, ये जो महीने 3 महीने दिए हैं वो महीने के अंदर जो बॉर्न हुए रहेंगे उनको इम्यूनिटी लो रहने के चांसेस ज्यादा है। राइट। तो सूर्य अगर किसी का बिगड़ा है तो इम्यूनिटी खत्म,
और चंद्र किसी का है तो मन, मेंटल डिजीज। आप देखो ना बहुत सारे जो डिजीज होते हैं, ये पेन होता है, वो पेन होता है, तो क्या होता है? इमोशंस, इमोशन डैमेज। तो वो चंद्र मेंटल, राइट। फिर मंगल, मंगल यानी देह। अगर मंगल किसी की कुंडली में बिगड़ा है तो उसके देह के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगा, बॉडीली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगे। ये छोटी छोटी टिप्स है किसी को पहचानने के लिए। क्लियर? कुछ डाउट? श्वेता, प्रियंका? सर अगर शनि नीच का हो तो क्या होता है? शनि नीच का जो होता है ना, शनि कर्म का कारक है, वो नीच का होगा ना तो वो क्या करेगा, और काम, सब काम एक साथ खुद करने के चक्कर में फंस जाता है। शनि मेष राशि में नीच का होता है श्वेता। हम्म। शनि मेष राशि में नीच का होता है। तो मेष राशि कौन सी है? अच्छा पॉइंट पकड़ा शनि आपने। मेष राशि एरीज साइन, मूवेबल, फायर, दिख रहा है? एरीज, मूवेबल, फायर। ठीक है। अब शनि का नेचर क्या है? फ्लो। और उसको आपने मूवेबल और फायर साइन में डाल दिया। स्लो और ठंडा ग्रह जिसको मूवेबल और फायर में डाल दिया, तो क्या हालत हो जाएगी? वो अनकंफर्टेबल हो जाएगा। अनकंफर्टेबल हो जाएगा। अनकंफर्टेबल क्या करेगा? क्यों हो जाता है हम अनकंफर्टेबल? क्योंकि शनि कर्म का कारक है, उसको कर्म तो करना ही है। फिर वो क्या करता है? सब काम मैं करूं, मैं करूं, मैं करूं, मैं करूं। यानी शनि जिस किसी की कुंडली में नीच का रहता है ना, मैं उसको बोलता हूं भाई काम एक एक करके कंप्लीट करके फिर दूसरा काम ले। हम्म। यहीं से सॉल्यूशन निकल आया, सिंपल। और आप चेक कर लेना, अगर आप लोग को थोड़ा भी अवगत हो कोई ग्रह का नीच और उच्च का, राइट। अभी देखो मंगल नीच का चल रहा है। अब गोचर का मंगल की बात करूं तो अभी मंगल नीच का चल रहा है। नीच का मंगल हो गया तो अब देखना हर एक के बॉडी में पेन, टाइम टेबल कुछ नहीं है, सोने उठने का डिसिप्लिन नहीं आ रहा है। मंगल नीच का हो गया ना, कोई भी चीज में डिसिप्लिन नहीं है। थोड़ा चलेंगे थक जाएंगे, राइट। ऐसे लॉजिकली पूरी जो कोर्स रहेगी उसके अंदर सारे क्वेश्चन के आंसर्स लॉजिकली रहेंगे और प्रूवन रहेगा। ऐसा नहीं है कि कहीं से पढ़ के उठा के दे दिया है, आपको लॉजिकली उसकी चीज के पीछे का रीजंस दूंगा। फिर ये है एलिमेंट्स है, हर एक ग्रह के एलिमेंट्स दिए गए हैं, यानी सॉरी ग्रह नहीं, राशियों के एलिमेंट्स है। फायर साइन कौन सी होगी? तो 1 नंबर मेष है, सिंह राशि 5 नंबर है, 9 नंबर है धनु राशि, ये फायर साइन हो गई। ठीक उसी प्रकार वृषभ राशि 2 नंबर है। आपको सीक्वेंस याद है वहां की, इतनी जल्दी याद नहीं रहेगी लेकिन एक मोटा मोटी 6 नंबर और 10 नंबर मकर राशि, 6 नंबर कन्या राशि। ये तीनों राशि अर्थ साइन में आती है। अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल, फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर। तो हर एक राशि के यहां पे नेचर दिए गए हैं, वो नेचर के हिसाब से उसका बिहेवियर है। वो यहां पे थोड़ा सिंप्लिसिटी में अगर हमको याद रखना है कि कौन से फायर प्लैनेट है, कौन से क्या है, उसके लिए का एक है। उसके बाद की स्लाइड नेचर के लिए है।
कि नेचर क्या है, मूवेबल है, फिक्स्ड है। मूवेबल यानी क्या, जो रुकेगा नहीं। पुष्पा झुकेगा नहीं तो ये रुकेगा नहीं, जो भी मूवेबल है वो रुकेंगे नहीं। फिर फिक्स साइन कि भाई कितना भी कर लो जगह से हिलेंगे नहीं। और उसके बाद देखो, तीन नेचर ही है हमारे सबके, तीन नेचर वाले व्यक्ति मिलेंगे। एक तुरंत रिएक्ट करने वाले, एक कितना कुछ भी बोल दो कुछ नहीं करेंगे, और तीसरा एक नेचर रहता है कि कुछ भी कर सकता है भाई। हमारे आप देखो आसपास में हमारे कौन से लोग हैं, वही नेचर राशियों से आपको मिलेगा। क्लियर? योग, इन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी योग। अगर योग पढ़ना आ गया तो आप मान लो एटम बम फोड़ सकते हो, एटम बम बना सकते हो एस्ट्रोलॉजी के अंदर। प्रेडिक्शन भी एकदम अफलातुन रॉकेट प्रेडिक्शंस होंगे। योग यानी शॉर्टकट ऑफ प्रेडिक्टिंग। दो ग्रहों का, दो राशियों, दो ग्रहों का, राशि के स्वामी का जो कंजंक्शन होता है उसके बेस पे जो फल कथन कर सकते हैं उसको योग कहते हैं। हम सभी लोग एक चीज से तो अवगत रहेंगे कि राजयोग, हर किसी को अगर आपने कुंडली बताई रहेगी बोलेंगे काल सर्प दोष है या राजयोग है, काल सर्प योग है, विष योग है। योग ये ग्रह और राशियों के मेल के, ग्रह और राशियों के भाव के स्वामी के बेस पे बनने वाला एक है, जो इजीनेस, व्यक्ति के लाइफ के अंदर इजीनेस क्या है और टफ क्या रहेगा वो ये योग बता सकते हैं, है ना। यानी आपकी लाइफ के अंदर कुंडली देख के अगर आप ये कर सको, कुंडली देखते ही आप बोल सकते हो कि लाइफ के अंदर स्ट्रगल बहुत है भाई। भगवान राम राजा थे लेकिन लाइफ में स्ट्रगल कम थे क्या, है ना। हार्डशिप तो थी उनको, उनके अंदर बहुत सारे योग थे। गज केसरी योग, कितने सारे योग है, नियर अबाउट 64,000, मोर देन 64,000 योग्स। कुछ योग हम करेंगे और पूरे कोर्स के दौरान मैं आपको कैसे इंटरप्रेट करना, कैसे उसमें से निकालना, एक्सट्रैक्ट करना, वो पूरा पढ़ाने में आएगा। कि गज केसरी योग करके एक जो योग है वो योग सबको चलेगा क्या, किसको फलीभूत होगा किसको फलीभूत नहीं होगा। योग है गज केसरी योग, एक अच्छा योग है लेकिन वो सबके लिए अच्छा नहीं है। वो कहां से पता चलेगा, ये कुंडली के बेस पे के प्लेसमेंट, जैसे मैंने आपको बताया ना फर्स्ट में यहां पे ये कुंडली से पता चलेगा कि योग आपको फलीभूत होगा कि नहीं। क्लियर? फिर इन सब चीजों को कब उसका फल मिलेगा, वो बताने वाला समय यानी दशा। दशा यानी ग्रहों का फल देने का समय। वो जो भी योग में है उनकी दशा में वो फल देते हैं। करीबन 40 प्रकार की दशा होती है। हम यहां पे विंशोती दशा को फॉलो करेंगे। वहां पे 9 के 9 प्लैनेट को वहां पे जगह दी गई है और डायरेक्ट वहां पे उनको प्लेसमेंट है। उसकी कैलकुलेशन चंद्र से होती है। मैक्सिमम ग्रहों की मैक्सिमम दशाओं की कैलकुलेशन ग्रहों से होती है। लेकिन कुछ दशा ऐसी है जिसमें राहु नहीं है, कोई दशा में केतु नहीं लिया गया, कोई दशा में दोनों को नहीं लिया गया। दशा सिस्टम में, दशा सिस्टम यानी क्या फेज से जा रहा है। दशा लिटरली मीन्स फेज ऑफ लाइफ, कौन से फेज से जा रहा है। दशा दिशा बताती है कि आने वाली दशा से आप आने वाले क्लाइंट को दिशा बता सकते हो, वो दशा है। क्लियर? कुछ डाउट अभी तक में?
श्वेता, प्रियंका, नो सर। कितनी जगह कुछ नेटवर्क इश्यू लगता है। नो सर। सिंपल, प्रियंका, यस सिंपल। अब यहां पे आप देख लो, जैसे यहां पे आप देख लो, यहां पे 4 नंबर है। ये ईस्ट, मैंने जब पहली वीडियो बताई थी तो उसमें बताया था मैंने, ये ईस्ट डायरेक्शन होता है। कहां है मेरा ये पेन? ये पृथ्वी से ईस्ट डायरेक्शन में जो राशि आती है वो हमारा लग्न राशि रहता है। यहां पे मैंने पूरा डिटेलिंग में नहीं बताया आपको, सिर्फ एक समझाने के लिए उस टाइम पे बताया था। तो नंबर और राशि, उसका कनेक्शन याद रखिए, ठीक है। यहां पे 4 नंबर किसकी राशि है? तो चंद्र, मून। कैंसर असेंडेंट, कैंसर का लॉर्ड है मून। तो ये कुंडली में मून फर्स्ट हाउस का फल देगा। जुपिटर यहां पे 6th हाउस का लॉर्ड है। जुपिटर आप मानते हो ना, अच्छा प्लैनेट है ना। लेकिन कर्क लग्न वाले के लिए जुपिटर की दशा सबसे बुरी जा सकती है। अब हम क्या करेंगे, कुंडली के अंदर मार्क कर देंगे कि भाई कौन से पूरे बुरे हाउस है। तो ये हाउस बुरा है, इसको रेड पेन से मार्क कर देंगे। अब जब जिस किसी की कुंडली हम देखते रहेंगे वहां पे ये हाउसेस को मार्क कर लेंगे, फिर देखेंगे। अब देखो सिंप्लिसिटी, यहां पे 8 नंबर यानी मंगल हो गया। 8 नंबर वृश्चिक राशि आती है, उसका स्वामी मंगल। तो मंगल की दशा में ये आदमी प्रोग्रेस करेगा, राइट। क्योंकि क्यों, ये ब्लू वाली है कि यहां पे इसका प्रोग्रेस है ही है। गुरु की दशा आएगी या बुध की दशा आएगी? मर्क्यूरी यहां पे 12th हाउस का लॉर्ड है। मतलब नहीं खाता तो छोड़ दो उसको। अपने आप खाएगा, भूख लगेगी तो पड़ेगा। म्यूट नहीं हो पा रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे 12th हाउस, तो मर्क्यूरी की दशा सिस्टम में, ये मर्क्यूरी की अगर दशा रहेगी तो इसका क्या हो सकता है? लॉसेस बेयर करना पड़ेगा। गुरु की दशा आएगी तो उसको कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकता है, किसी से कुछ पंगे हो सकते हैं। शनि की दशा आएगी तो कुछ ना कुछ आयु को प्रॉब्लम आ सकता है। सिंपल। अब ये कैसे देखते हैं हम लोग? तो उसकी चार्ट बना के उसके अंदर हम देख सकते हैं किसकी क्या दशा चल रही है, ठीक है। उसके पहले ये लग्न कुंडली है ना, बहुत कुछ बता देता है। जैसे कि कर्क लग्न में अगर यदि आपका जन्म है, कर्क राशि या कर्क लग्न में जन्म है,
तो आपके लाइफ आप वो व्यक्ति के जन्म लेने के बाद फादर को एक कुछ ना कुछ स्ट्रेस आता सकता है। फादर बहुत ही बड़ा, फादर बहुत ही नामचीन रहेंगे, अपने काम में आगे रहेंगे उसके, जितने भी कर्क राशि। अब कर्क राशि को कैसे पहचानेंगे? द और फ, डॉली, पलक, ये जो नाम है वो कर्क राशि के हैं, राइट। अब जैसे कुंभ राशि है, कुंभ राशि में किसी का, श्वेता आपका कुंभ राशि है, तो कुंभ राशि में अगर जन्म है तो फादर का कोई ना कोई फ्रेंड रहेगा जो गवर्नमेंट में ऑफिसर रहेगा, बड़ी पोस्ट पे। ईस्टर आपका मेष राशि है, तो मेष राशि में लेता हूं, तो मेष राशि के अंदर एक चीज प्रॉपर है, एट द टाइम ऑफ मैरिज कुछ ना कुछ स्ट्रेस हो सकता है, राइट। कुछ ना कुछ फैमिली इश्यूज आ सकते हैं, ओके। ठीक है। फिर बच्चे जो होते हैं मेष राशि अपने बच्चों को एकदम राजा की तरह रखते हैं, राइट। छोटे भाई बहन से या पड़ोसी से लाइफ में एक आध बार झगड़ा होता ही होता है, हुआ है। फिक्स है। ये लग्न कुंडली, देखो हम जब राशि को पढ़ते, आप और कहीं पे भी पढ़ोगे ना राशियों को, तो वो राशियों के कैरेक्टरिस्टिक पे ज्यादा फोकस रहेगा। मेरा टोटली अपने कोर्स का जो फोकस रहेगा कि उसके पीछे के कर्म क्या है, कि आपका ये राशि में बॉर्न हुए तो क्या हो सकता है, और डे 1 से यही राशि घुमाना, हाउसेस घुमाना पढ़ाया जाएगा। क्लियर? विनोद भाई का जो है वो वृषभ राशि हो गया, ब व उ। तो वृषभ राशि का क्या हो, वृषभ राशि का शादी के बाद लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आता है। वृषभ राशि को लगभग यूटीआई के इश्यूज बहुत होते हैं, यूरिनरी इंफेक्शंस। प्रियंका का कन्या राशि है, तो कन्या राशि का लाइफ में स्ट्रेस, सर दर्द होना ही होना है मैक्सिमम टाइम। फ्रेंड्स एक बार चिट करेंगे ही करेंगे। सर नाम राशि ज्यादा इम्पोर्टेंट है या चंद्र राशि? नाम राशि, अच्छा। नाम राशि इसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यूनिवर्स में हमको जो नाम से बुलाते हैं वो मैनिफेस्ट हो जाता है ना श्वेता। राइट। तो इफेक्ट दोनों का रहेगा, लेकिन इंपॉर्टेंस फिर उसका ज्यादा बढ़ जाएगा जो नाम राशि है। सर अभी आपने अपने सबको नाम राशि से मतलब बोला है ना? हाँ, मेरा भी मेष, मेरा एक्चुअल राशि भी मेष ही है। ईस्टर ध्यान रखना। हाँ, आपके हेयर फॉल्स जल्दी हो सकते हैं, यहां से पूरा निकल सकता है, हाँ हाँ, हो रहा है, वो हो रहा है। तो वो ध्यान देना है। हम्म। क्लियर? हम्म। वैसे पूरा ये जाएगा। यहां पे हमने राशि देख ली, अब दशा कैसे देखते हैं, दशा का बहुत बड़ा लेक्चर हो जाता है, लेकिन एक शॉर्ट में एक कुंडली देख के हम टाइम को पकड़ सकते हैं। कोई अपना देगा कुंडली? हाँ सर, मैं दे सकती हूँ आपको। कोई भी एक कुंडली दे देना, तो मैं आपको दशा के बेस पे कैसे फल कथन होता है ना वो बता दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा, एकदम सिंपल हो जाएगा आप लोगों के लिए। ओके सर। स्क्रीन पे दिख रहा है आपको? हाँ हाँ। मेरा स्क्रीनशॉट दे दूं मैं सर आपको? सर मैंने डिटेल्स भेजी है, कुंडली दूं क्या? हाँ, एक मिनट। इनका सॉरी प्रियंका, इन्होंने, मैंने ईस्टर ने बोला तो मैं हाँ ईस्टर। चलेगा। हाँ स्क्रीन दिख रहा है सबको अभी? हाँ सर। हाँ। हाँ सर। मंथ ऑफ बर्थ,
ईस्टर मंथ ऑफ बर्थ, और नवंबर है मेरा, 4 नवंबर 1998। 1990, राइट? 1998। टाइम, टाइम 8:10 PM इवनिंग का। और कैसे प्लेस मुंबई, महाराष्ट्र। ठंडा लग रहा है यार, थोड़ा मौसम ठंडा है। ठंडी से ठंडा है मौसम। ठंडी से बढ़ रही है तो सुबह और ज्यादा है। और अब क्या कर रहा है लड़का? लड़का जॉब चालू है? देखो आपका है ना वृषभ लग्न और मेष राशि आ रहा है, हाँ हाँ, करेक्ट। ठीक है। अब ये जो है ना वृषभ लग्न मेष राशि, हम सीधी दशा में जाते हैं। अब ये सूर्य की दशा है 2003 से लेके 2009। हम्म सूर्य सिंह राशि हो गया। यहाँ का देख रहे हो कि हाँ, कोना पे जा नहीं देखो जाएंगे कहीं ना कहीं, बात चालू है जगह रहती है। विनोद जी आपका म्यूट करोगे सर? आपके यहाँ से बहुत आवाज आ रहा है, मैं म्यूट नहीं कर पा रहा हूँ, पता नहीं क्या है दिक्कत। हाँ, तो मैं पकड़ूंगा जो उन्हें दुकान है। हाँ कौन है? ये आपकी सूर्य की दशा 2003 से लेके 2009 तक चली, हाँ ठीक है। ये एक बड़ा सा पीरियड था। एक छोटी सी इवेंट बताता हूँ। उस समय में आपने घर बदली किया, हाँ हाँ। ठीक है। सूर्य कौन से हाउस में है? बाल दिखना चाहिए समान। हाँ दिखे सूर्य कौन से हाउस का लॉर्ड होता है? आवाज नहीं आ रही है ठीक से मुझे आपकी। कहा था ना कि ये क्या है, वो क्या है, ये क्या है, क्या में आता है, हाँ ऐसा ऐसा लौट। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए सर। ये सूर्य सिंह राशि आपके 4th हाउस में है। सिंह राशि का स्वामी सूर्य, तो सूर्य की दशा में आपका घर हुआ 4th हाउस, हम्म राइट? राइट। सडनली फादर रिलेटेड एक इवेंट हुआ। फादर को जॉब अगर कर रहे थे तो जॉब में प्रमोशन हुआ है। वो डेथ हुआ है उनका, मतलब अभी 2011 में। 2009 के बाद हुआ है। 2011 में उनका डेथ हुआ हाँ, है। ठीक है। वो डेथ नहीं, लेकिन 2003 से लेके 2009 के बीच में, ओके ओके। राइट? और उस समय में फादर से रिलेटेड आपको स्ट्रेस भी आया 2003 से लेके 2009 के बीच, हाँ आया आया। राइट? राइट। सिंपल कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं? सिर्फ एक सूर्य का पोजीशन देख के। ये Correct. दशा, ये दशा से हम लोग ऐसे फल खत्म करते हैं। कॉम्बिनेशन हो गया। अब यहां पे आप देख लो, सूर्य डेबिलेटेड है, शनि डेबिलेटेड है। शनि मैंने जैसे ही बताया पहले, डेबिलेटेड आपका शनि है, 12th हाउस में गया, ठीक है। वो शनि चीज छोड़ दो। शनि नीच का यानी काम करने के तरीके में दिक्कत है, एक साथ सब काम मैं करूं वो आपके लिए लाइफ में। और जब भी आपने एक साथ सब काम करने गया है तो शनि कहां बैठा है? 12th हाउस में बैठा है। 12th हाउस सिंपल गाइडेंस आ गया इस टाइम। सिंपल है। श्वेता, आपका भी क्वेश्चन था ना, शनि नीच का होगा तो क्या होगा? हाँ सर। श्वेता ने पूछा था। हाँ, राइट? सीधा सरल फल का तरह आ गया। कहां पे कुछ करना पड़ा? यही कॉम्बिनेशन हमने लिया, उसके बेस पे फल कथन भी किया। ठीक इसी सरल तरीके से पूरी एस्ट्रोलॉजी हम आपको पढ़ाई जाएगी।
लाइफ लॉन्ग सपोर्ट, जो ऑलरेडी मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको पता ही है, मैं कभी भी फोन अवेलेबल रहता हूं स्टूडेंट्स के लिए। कोई भी डाउट है तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्ड भी करता हूं तुरंत से। और वैसे ही पूरा प्रैक्टिकली आप लोगों को पढ़ा के, आप लोगों को पार्टिसिपेट करा के, हर एक कुंडली के अंदर वैसे ही पार्टिसिपेट करके, प्रैक्टिकली क्या है क्या नहीं करके पूरा कोर्स दौरान चलेगा। ये 3 महीने का कोर्स है, सप्ताह में 3 मरतबा रात को 9 से 10:30 यही टाइम में, और इतनी ही सरलता से आपके दिल, मन और दिल दोनों में उतर जाए वो तरीके से, और हर एक की रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। रेगुलर, बस आप एक्सपेक्टेशन फ्रॉम स्टूडेंट, रेगुलर अटेंडेंस ऑन टाइम, वीडियो ऑन कंपलसरी थ्रू आउट द लेक्चर। 5 कुंडली आपको रखनी पड़ेगी, जो आगे कैसे एनालिसिस कर सकते हैं उसके लिए होमवर्क करना पड़ेगा। और हम सिर्फ 12 स्टूडेंट का बैच बनाते हैं, उसके ऊपर का नहीं बनाते हैं एस्ट्रोलॉजी में। तो वो चीज अगर करनी है तो आप प्लीज आपके नियर डियर्स को सबको बता के आप ज्वाइन करिए। 6 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं, आप सभी को मैसेज आ गया रहेगा। तो ये नंबर पे आप फटाफट कर दीजिए और ज्वाइन करिए हमारी जर्नी में, एस्ट्रोलॉजी की जर्नी। और एस्ट्रोलॉजी सब कुछ सीखना भी जरूरी है, जिससे कि हम जो नीच और ऊंच वाले जो भेदभाव है ना, वो भी सब क्लियर हो जाते हैं। क्लियर? किसी को कुछ Clear, डाउट? श्वेता, प्रियंका, श्वेता डाउट क्लियर हो गया बेटा? हाँ Sorry. सर। है ना? नो डाउट सर। ठीक है, तो आज थैंक यू वेरी मच। आज का दिन यहीं समाप्त करते हैं। आप सब लोग को बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग ने समय निकाल के आए, इसके लिए थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सर। सर थैंक यू Bye-bye. सर। गुड नाइट, नमस्ते। गुड नाइट। बाय। कोई नहीं बताया था।